आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 34वां भाग लेकर आ रहे हैं और यह आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। क्वेश्चन है कि किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि घर्षण होता क्या है। तो हर चीज़ जो भी आप देख रहे हैं जिसमें भी कोई गति है वहाँ पे घर्षण हो रहा है। चाहे आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, या फिर कोई गेंद है या फिर कोई ट्रेन है, हर जगह घर्षण हो रहा है। बिना घर्षण का कुछ भी नहीं है। घर्षण से कई नुकसान भी हैं, कई फायदे भी हैं। घर्षण से पहला नुकसान ये है कि आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बदले में रिजल्ट कम मिलता है। लेकिन घर्षण के फायदे भी कई हैं, क्योंकि अगर घर्षण नहीं रहेगा तो धरती पे या फिर कहीं भी चलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे एकदम बिल्कुल चिकनी सतह होती है वहाँ पे चलना कितना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन से घर्षण का वैल्यू सबसे कम होता है। तो चलिए आपको एक चीज़ समझाते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है ये, इसका भी वजन 100 किलो है, ठीक। इसको आप धक्का दे रहे हैं। और एक वस्तु है गोला, ये भी 100 किलो का है, इसको आप धक्का दे रहे हैं, ठीक। अब आप बताइए कि किसमें घर्षण बल कम लग रहा है, पहले में या फिर दूसरे में। तो एग्जैक्ट होगा कि ये दूसरे में ही घर्षण बल कम लगेगा, क्योंकि यह कम क्षेत्रफल से अटैच है। तो जो ये वस्तु है ये लोट करके चलती है, मतलब राउंड होता है, तो यहाँ पे जो घर्षण लगता है उसको हम कहते हैं लोटनिक घर्षण। अगला है कि अश्व यानी कि घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो जो घोड़े पे सवारी कर रहा है उसके गिरने की आशंका हो जाती है, क्यों। तो देखिए ये है जड़त्व। जड़त्व जिसको कि हम न्यूटन के गति का पहला नियम भी कहते हैं। न्यूटन गति का फर्स्ट लॉ जो है उसमें यह है कि जब कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी, जब कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसका अवस्था परिवर्तन ना किया जाए। होगा क्या कि जब घोड़े पे कोई व्यक्ति बैठा है यहाँ पे और घोड़ा यहाँ पे खड़ा है, तब व्यक्ति की पूरे शरीर उसको रोक के रखी है। अचानक जब ये घोड़ा आगे की तरफ दौड़ेगा तो व्यक्ति का जो शरीर इस घोड़े से टच है वो तो अब गति में आ गया, लेकिन जो व्यक्ति का ऊपर वाला हिस्सा है शरीर का, ये अभी भी विराम की अवस्था में रहना चाहेगा। और उस दौरान क्या होगा कि ये पीछे की तरफ गिरने के चांसेस हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो ट्रेन होती है उसमें जब हम बैठे रहते हैं और चलती हुई ट्रेन जब अचानक रुकती है तो जो यात्री होती हैं आगे मतलब कि गिर जाते हैं। तो इसका बस एक ही कारण है, जड़त्व। जो जड़त्व होता है ये जड़त्व के कारण ही ये सब होता है। अगला है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। तो ये है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब कि पृष्ठ तनाव। और होता क्या है कि पृष्ठ तनाव के कई उदाहरण आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला कि हमें गर्म खाना क्यों अच्छा लगता है ठंडा खाने के अपेक्षा। तो गर्म खाना का जो सरफेस टेंशन होता है ये जीभ पे कम घेरता है और इसीलिए हमको ये अच्छा लगता है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जो पानी होता है गंदा पानी, उस पर मच्छर कैसे तैरते हैं। तो ये भी तैरते हैं सरफेस टेंशन के कारण। देखिए इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने आपको न्यूटन की गति का पहला नियम बताया था, लेकिन न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। तो चलिए दूसरा बता देते हैं। दूसरा है F बराबर है ma और तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जैसे कि हम बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे जाती है, बंदूक हमें पीछे को धक्का देती है। तैरते समय हम पानी को पीछे मारते हैं और पानी हमें आगे भेजता है। अगला है कि जल पृष्ठ पर लोहे का अगर कोई टुकड़ा हो तो वो तैरता नहीं रहता है, मतलब कि वो डूब जाता है, क्यों। आप देखेंगे कि अगर हम किसी भी पानी पर एक लोहे का कोई वस्तु रखते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन उसी जल पे उसी लोहे की एक बहुत बड़ी जहाज है जो कि आराम से तैर रही है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत के लिए। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो यहाँ पे हम लोहा यूज कर रहे हैं ये अपने से कम भार का पानी विस्थापित कर रहा है, इसीलिए ये डूब जा रहा है। इसका उलट जो बड़ी जहाज़ें होती हैं ये अपने से ज़्यादा पानी को विस्थापित करती हैं, इसीलिए ये नहीं डूबती हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा हुआ होगा, उसी में इस तरह का बताया गया है। अगला है कि दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि
आपने देखा होगा कि जब आपका मतलब दांत में कोई इफेक्ट होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपने हेड में, अपने सर में एक ग्लास यूज करता है, उसमें एक लाइट लगी होती है। तो उसमें जो दर्पण यूज होता है, जो शीशा यूज होता है, वो क्या होता है? क्या ये उत्तल होता है या फिर अवतल होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखिए, उत्तल और अवतल आपको पढ़ाया जाता है। उत्तल होता है इस तरह, अवतल होता है इस तरह। उत्तल का काम ये होता है कि जो भी कीड़े समांतर में आएंगे उनको उसके फोकस पे समेट देगा। अवतल में सीधा उसका उल्टा होता है, जो भी कीड़े समांतर आती हैं इनको ये और डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर यूज करता है, ये यूज करता है अवतल दर्पण। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के पास जो शीशा लगा होता है किसी भी वाहन में, तो इस शीशे से ड्राइवर क्या करता है कि पीछे देख लेता है। जो पीछे देखने के लिए शीशे का यूज करता है, ये शीशा कैसा होता है? क्या ये उत्तल होता है या फिर अवतल होता है? तो ये वाला शीशा होता है उत्तल, लेकिन जो डॉक्टर यूज करता है ये होता है अवतल। आगे बढ़ें तो अगला है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वाई एक क्या है? तो देखिए पीतल एक धातु है और ये एक मिश्र धातु है, और वाई एक मिश्रण है। मिश्रण मतलब कि जहाँ पे कई चीज़ें कई अनुपात में हो तो उसे हम मिश्रण बोलते हैं। अगर बात करें हमारे वायु की, जैसे वायुमंडल की, तो यहाँ पे सबसे अधिक है नाइट्रोजन, कितना 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%। इसके अलावा अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 99%। अब यहाँ पे बचा कुल मिला के 1%। तो इसी 1% में इन दोनों के अलावा जो भी, जैसे कि जो भी अक्रिय गैसें हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी में होता है। अगला है कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। कहने का मतलब कि आँख के पीछे जहाँ पे आपका जो कोई भी फिगर बन रहा है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसको हम कहते हैं रेटिना, हिंदी में कहें तो दृष्टि पटल। एक मतलब स्वतंत्र आँख की, एक अच्छे आँख की न्यूनतम दूरी कितना होती है? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर तक वो देख सकता है? अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। न्यूनतम दृष्टि की दूरी कितनी होती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पे उबलने लगता है? तो जो पहाड़ होता है वहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ही पानी उबलने लगता है। वैसे आप नॉर्मली देखेंगे तो जो नॉर्मल है वहाँ पे 100 डिग्री पर ही पानी उबलेगा, लेकिन पहाड़ों पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हाई प्रेशर होने के कारण जो पानी है वो पहले उबलने लगता है। अगला है कि बॉयलर का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो आपने दो नियम पढ़ा होगा, एक होता है चार्ल्स का, एक होता है वायलर का। वाइल्स का या फिर वायलर करके लिखता है। तो यहाँ पे दोनों नियम, तो यहाँ पूछा गया वायलर के नियम के बारे में। तो जो वायलर का नियम होता है ये होता है टेम्परेचर पे, मतलब कि जब फिक्स टेम्परेचर हो, मतलब कि एक ही टेम्परेचर हो और दो टेस्ट लिए जाएं तो उस समय वायलर का नियम लगता है। आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, और आपको बता दें कि ढेर सारे पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। अगला है कि इलेक्ट्रॉन वाहन करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है एक समय में कितना इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर देता है? तो ये होता है 1 यूनिट। देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर इसका परमाणु विन्यास करें तो 2 8 1 होगा, यानी कि ये अक्रिय होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। इसका उलट अगर आप बात करते हैं क्लोरीन की, तो इसका होता है 2 8 7, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 होगा, सोडियम का 11 होता है। तो जब इसका 17 होता है तो 2 8 7, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उत्सुक होता है, और जो सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों का वहन होता है ये की यूनिट होता है। अगला है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्रुतिहीन होता है? मतलब कि जो गीला बालू होता है उसमें कोई कलर नहीं दिखता है, लेकिन जो सूखा बालू रहा होता है वो चमकीला दिखता है। तो इसका सीधा सीधा कारण है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, यहाँ पे हम आपको बताएंगे। पहला होता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब कि किसी पृष्ठ पे प्रकाश पड़ के फिर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, जैसे कि बालू पे या फिर
किसी वैसे शीशा पे जहां पर भी। एक होता है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम से किसी तीसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से या तो दूर हटती है या फिर अभिलंब के पास आती है। यह आपको 11वीं क्लास के फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, जो लाइट का चैप्टर है। तो होता क्या है कि जब कोई वस्तु मतलब कि डेंस वाले में जाएगी, अगर कोई डेंस में जाती है तो ये जो इसका अभिलंब है इससे दूर हट जाती है। तो इसलिए होता क्या है कि हमें कोई भी वस्तु का एग्जैक्ट दूरी पता नहीं चलती है। जैसे कि अगर एक गिलास होगा और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, अब इसमें यहाँ सिक्का रखा हुआ है, तो जितना ये वास्तविक दूरी पर है हमें उस वास्तविक दूरी से थोड़ा सा ऊपर आभास होता है। या फिर कहीं किसी बड़े बर्तन में मछली है तो हमें उस मछली को, मान लीजिए यहाँ पे है, तो अगर हम मछली को एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे मारते हैं तो मछली को नहीं लगेगा, हमें थोड़ा सा उसके साइड में मारना होता है। क्योंकि होगा क्या कि जब ये हवा से पानी में आएगा तो ये थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो ये कई बार एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कि बताइए कि कोई तालाब है तो उसकी पेड़ी थोड़ी सी ऊपर क्यों महसूस हो रही है, या फिर कोई सिक्का डाला गया है तो ये सिक्का ऊपर क्यों महसूस हो रहा है। तो इन सब का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो पहला हो गया परावर्तन, दूसरा हो गया अपवर्तन, तीसरा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये होता है कि आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा थोड़ी दूर पे आपको कुछ दिखता है, जैसे कि इस तरह का लगेगा कि वहाँ पे पानी कहीं से झलक रहा है ऊपर ऊंचाई पे। लेकिन अगर आप वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है। खास करके ये गर्मी के दिनों में जब चिलचिलाती धूप रहती है तो उस समय आपको दिखता है। यही प्रॉब्लम होती है जो जंगल के पशु हैं उनके साथ भी, उनको भी लगता है। तो ये ऐसा क्यों बनता है? तो ये बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसको हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिका। मृग मरीचिका मतलब कि जब जंगल का हिरन पानी खोजते हुए जाता है तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, इसीलिए इसका नाम मृग मरीचिका रखा गया है। और एक और उदाहरण पूछा गया है कई बार एग्जामों में कि हीरा क्यों चमकता है। तो हीरा के चमकने का भी कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपका सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए अल्फा, बीटा, एक्सरे या फिर गामा, तो सही उत्तर होगा गामा। अगला है कि नाट उपयोग होता है। नाट, या फिर अगर आपने नाट नहीं सुना हो तो आपने सुना होगा नॉटिकल मील। आपने हो सकता है कि ये वर्ड सुना हो। नॉटिकल मील का हम यूज वहाँ करते हैं जब हम समुद्री यात्रा पे होते हैं। समुद्री यात्रा में हम कोई जलयान से होंगे तो वहाँ पे जो दूरी नापनी होती है वो हम मापते हैं नॉटिकल मील में, या फिर शॉर्ट में कहें तो नॉट में। अगला है कि समान ताप के दो गेंद टकराने पर किस राशि का संरक्षण होता है? तो ये होता है संवेग संरक्षण। तो चलिए आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आप हमें संवेग का फार्मूला कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। अगला है कि पृथ्वी की भ्रमण गति है, तो ये है 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? ये होता है पायरोमीटर। देखिए पायरोमीटर ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर को नापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। आगे बढ़ें तो उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें। देखिए हमारे यहाँ जब बुखार चेक करना हो किसी व्यक्ति को, तो इस समय तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, लेकिन पहले क्या होता था कि पारा वाली जो थर्मामीटर होता था वो यूज किया जाता था। थर्मामीटर जिसमें होता क्या था कि पारा भरा होता था, जिसको हम मरकरी बोलते हैं, Hg कहते हैं, जो एक धातु होता है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये जो पारा भरा होता है, कई बार ये पूछा गया है कि आखिर पारा ही क्यों भरा होता है, पानी क्यों नहीं, या फिर कोई चीज़ और क्यों नहीं। तो आपको बता दें कि पारा में एक कई खास गुण है। ये कभी जो मतलब शीशा है उस पर चिपकता नहीं है, ये कभी उतना आसानी से ख़त्म नहीं होता है चिपक के, इसलिए पारा को यूज किया जाता है। लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे थर्मामीटर में पारा नहीं यूज किया जाता है, जैसे कि जो बिल्कुल ठंडे प्रदेश हैं, जैसे जहाँ टेम्परेचर 4 डिग्री या फिर -10 डिग्री या फिर -20 डिग्री है, वहाँ पे आप पारा का यूज नहीं कर सकते।
वहाँ पे जो थर्मामीटर आती हैं उनमें अल्कोहल भरा होता है। हालांकि ये तो अब ख़त्म हो गया क्योंकि इस समय जो थर्मामीटर आ रहा है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगला है कि एक लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए जो उसकी समय अवधि है ये हो जाएगी दोगुनी, क्योंकि ये इसका दोगुना हो जाता है, दोगुना रहेगा तभी उसकी जो लंबाई है चौगुनी होने के चांसेस हैं। अगला है कि डायोड से धारा किस दिशा में बहती है। तो जब डायोड लगा देंगे आप तो ये धारा हो जाती है एक दिश, इसको हम एक शब्द में एक दिश बोलते हैं। एक दिश मतलब कि एक दिशा में। अगला है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। और हीरा किसका अपरूपक है, क्या आप बता पाएंगे। ये होता है कार्बन का। कार्बन का एक और अपरूपक होता है, जहां पर भी हीरा की बात आती है उसका भी नाम आ जाता है, ये होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पाया जाता है आपके पेंसिल की में, जो पेंसिल की लेड होती है ये ग्रेफाइट की होती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो कार्बन है दोनों का ये दोनों रूप है, कार्बन के ही ग्रेफाइट भी रूप है और कार्बन का हीरा भी रूप है। लेकिन हीरा में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, मतलब ये कुचालक है, और ग्रेफाइट सुचालक है, मतलब कि इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। आगे बढ़े तो अगला है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर इंजन के बारे में अगर आपने कहीं सुना होगा तो वो आपने अपने मोटर बाइक के बारे में सुना होगा, उसी में कार्बोरेटर लगा होता है। वैसे आपको बता दें कि जहाँ पर भी पेट्रोल इंजन होगा वहाँ पे कार्बोरेटर लगाना होता है, और जो मोटर बाइक होती हैं उसमें पेट्रोल इंजन होता है, इसीलिए वहाँ पे कार्बोरेटर का यूज होता है। देखिए यहाँ से कई ऊर्जा के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन बनते हैं जब इंजन की बात आ गई है। तो अगर हम बात कर लें जनरेटर की, तो जनरेटर में लगा होता है डायनोमो। ठीक, डायनोमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि सोलर सेल क्या करता है। जो सोलर सेल होता है या फिर जो सोलर पैनल हम यूज कर रहे हैं घरों में, ये सोलर पैनल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला है कि एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापमान प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है मैक्सिमम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला है कि द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का अगर वो द्रव में है तो उसका उत्प्लावन बल तभी लगेगा जब वो द्रव में है, तभी उत्प्लावन बल की बात होगी। और जब उत्प्लावन बल की बात होती है तो यह वस्तु के बाहर पे डिपेंड होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, ये होती है स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि आपने कोई खिलौना देखा होगा, उसमें होता क्या है कि अगर कोई गुड़िया है या फिर कुछ भी है जिसमें चाबी भरने वाला है, तो उसको जब तक आप चाबी भरेंगे तब तक ये रुका रहेगा। अगर आप चाबी भर के इसे पकड़ा हुआ है तब तक ये रुका है। तो यहाँ पे जब तक ये रुका है तब तक तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन जो ही आप इसे छोड़ेंगे, ये इसमें जो भी एक्शन होगा या फिर इसे आगे बढ़ना होगा या फिर कुछ बजाने वाला किसी गुड़िया में लगा होता है, तो ये अपना वर्क करने लगेगा। तो जब ये वर्क कर रहा होगा तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन जब आप चाबी भर रहे थे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा थी। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अगला है कि किसके द्वारा अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। तो ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर इनको ग्रेगर मेंडल भी कहा जाता है। इन्होंने मटर के दाने पे प्रयोग किया। मटर, वही मटर जो दाल वाली मटर है जिसको खाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पे इन्होंने प्रयोग किया। अगला है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो सूर्य में देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब दो चीजें होती है, एक संलयन होता है, एक विखंडन होता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। संलयन मतलब कि छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाए। विखंडन मतलब कि एक बड़ा नाभिक टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाए। तो जो विखंडन होता है इस पे हम बनाते हैं परमाणु बम, और जो संलयन होता है इस पे हम बनाते हैं हाइड्रोजन बम।
अब जो सूर्य है उसमें नाभिक की संलयन होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि छोटे छोटे मिलकर के एक बड़ा बनाएंगे। तो जब बड़ा बनाएंगे तो आखिर छोटे छोटे होते कौन से हैं? एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है हीलियम। इसमें हाइड्रोजन होता है 71%। अगला है कि जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होगा? तो संवेग भी दोगुना हो जाता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट mv होता है फार्मूला। अगला है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होगा? जब लिफ्ट जा रही होगी। देखिए, आपको बता दें कि लिफ्ट से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिफ्ट मतलब कि वही जिसपे हम बैठ के फ्लोर चेंज करते हैं। तो अगर ये लिफ्ट, पहला कंडीशन ये है कि ये लिफ्ट आराम से, मतलब कि अपने नियत चाल से नीचे जा रही हो। जब ये आराम से जा रही होगी तो हमारा वजन कुछ डिफरेंस नहीं होगा, हमारा वजन सेम रहेगा। अगर ये थोड़ी गति से जा रही होगी तो हमारा वजन कम लगेगा, कम महसूस होगा। अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी गति से तो हमारा वजन अधिक लगेगा, हमको लगेगा कि हमारा वजन अधिक है। अगर ये लिफ्ट नीचे जाते समय रस्सी टूट जाए तो हमारा वजन लगेगा कि 0 हो गया है। तो लगेगा कहने का ये मतलब है कि प्रत्यक्ष भार जो आपको महसूस होगा। तो इसमें कह रहा है कि एक लिफ्ट में अगर किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार कम महसूस हो रहा है तो ऐसा कंडीशन कब होगा? तो कम महसूस तभी होगा जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी। जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होगी तो आपको अपना वजन कम लगेगा। जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही होगी तो आपको अपना वजन अधिक लगेगा। और बाय द वे, अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए नीचे जाते हुए तो आपका वजन 0 लगेगा। अगला है कि एंटीजन एक पदार्थ है। आपको बताना है कि एंटीजन क्या करते हैं। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको एक्टिव करता है जो एंटीजन होता है। अगला है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो अगर बात करें निर्वात की, मतलब कि जहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, कोई हवा नहीं है, तो वहाँ पे जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होगा प्रकाश के वेग के बराबर होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।